सुहानी सैनी, मुरलीधर शर्मा, वाशु बंसल, अंजलि सिंह, संतिम यादव, संजना कुमारी, राहुल, अरबाज, हयात खान, निधि, गोलू, कुसुम, सत्यम, चंद, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और आज हम दिल्ली सल्तनत की असली क्लास पर चलते हैं। अगली क्लास से बच्चे आपको पहले जानना होगा कि हम लोग पढ़ रहे थे किसको, तुगलक डायनेस्टी को, तुगलक वंश को हम लोग पढ़ रहे थे। और तुगलक में मैंने आपको बताया था गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल, जो संस्थापक था तो आप कहेंगे भैया शासनकाल इसका था 1320 से 25। इसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक को हमने जाना, उसका शासनकाल देखा कितना अभागा व्यक्ति रहा, कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रयास में रहते हैं, ठीक है, लेकिन योजनाएं इसकी विफल होती रहीं। फिर आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक FST आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था MBT का कोई पुत्र नहीं था, मोहम्मद बिन तुगलक का कोई पुत्र नहीं था। ये बात मैंने कल आपको बताई कि उसके कोई बेटा नहीं था। तो बेटा नहीं था तो यानी कि गद्दी पर अब कोई और आएगा, और गद्दी पर क्या बोलेंगे, लाइट बंद कर दो, एक ये वाली लाइट, अभी लाइट बंद करा देते हैं, एकदम ठीक है, लाइट प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, सॉल्व हो चुकी है, बंद कर दो। वो बंद करी, हाँ ये सारी बंद करो, अपने चेहरे पे फोकस की जरूरत नहीं है, बोर्ड पे। अब देखेंगे एक बार, बोर्ड जबरदस्त दिख रहा है ना, बोर्ड एक बार देख के बताएंगे दोस्त, बोर्ड जबरदस्त दिख रहा है ना, आप लोगों को बोर्ड साफ दिख रहा है इस समय, एक बार थम्स अप कर देना, अब मत कह देना जी चमक आ रही है, बहुत अच्छा इंतजाम करवाया लाइट का, है ना। चलो जी बोलेंगे एक बार, तभी आ गए। तो मैंने बोला MBT का कोई पुत्र नहीं था, तो MBT का कोई पुत्र नहीं है तो फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर आया। तो फिरोज शाह तुगलक कौन है, तो जो गयासुद्दीन तुगलक था ना संस्थापक, ये वाली लाइन देखें, गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई था रज्जब, उसका ये बेटा था, यानी कि तुगलक वंश का जो संस्थापक है उसके भाई का लड़का है, यानी तुगलक वंश के संस्थापक का भतीजा है। गजब, मजा आ गया, अरे वाह फिर ठीक है। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, अब मजा आना ही चाहिए यार, लाइटिंग ठीक करवाने में तुम्हें पता नहीं है कितना खर्चा हो गया इसे। सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी कहलाया। अग्रगामी से मतलब क्या है कि उसने ऐसे काम किए जो बाद के समय में सिकंदर लोदी और औरंगजेब ने किए। तो औरंगजेब और सिकंदर लोदी के काम, उस तरह के काम उसने पहले करा दिए। पहले करा दिए का क्या मतलब है, जैसे औरंगजेब आप देखोगे बहुत सारी चीज़ों पर रोक लगाता है, जैसे सिकंदर लोदी बहुत सारी चीज़ों पर उसने रोक लगाई, बहुत सारी चीज़ों में, जैसे मज़ारों पर जाने पर रोक, पीरों पर जाने पर रोक, जैसे स्नान आदि बंद करा दिए गंगा यमुना में, उस तरह की रोक सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने। तो अग्रगामी का मतलब होता है आगे आने वालों को इसने रास्ता दिया, सिकंदर लोदी और औरंगजेब को रास्ता दिया। सल्तनत काल का इसको अकबर कहते हैं, इसने उस समय पर लोगों की मदद की। एलियट, इतिहासकार एलियट ने कहा है इसका वास्तविक नाम कमालुद्दीन फिरो है। माता का नाम बीबी जैला है और इनकी माता हिंदू थी, बीबी जैला एक हिंदू महिला थी। बहुत पूछा जाता है इनकी माता का नाम भी, ठीक है, बोलेंगे जी फटाफट से। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ बोलो जी एक बार, सर कितने रुपये भेजने हैं बताइए। अरे नहीं भाई साहब, आपका दिल बहुत बड़ा है, यही काफ़ी है बहुत कुछ आपकी वजह से है, कोई दिक्कत, बोलेंगे जी एक बार, आगे आएंगे। जी एक बार, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो माता का नाम बीबी जैला था, आगे चलते हैं। तकावी ऋण जो MBT ने किसानों को दिया था उसने इसने माफ कर दिया। मैंने बोला मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों की मदद के लिए अपने लोगों के लिए तकावी ऋण दिया। तकावी ऋण इस तरह से होता था जैसे गवर्नमेंट आज किसान क्रेडिट कार्ड KCC देती है, कि बहुत कम ब्याज दर पर किसान नए उद्योग कर पाएं या नया कोई उत्पादन कर पाएं। उस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ने भी सोचा, मैंने कहा ना आपसे कि वो एडवांस सोचता था, वो गजब सोचता था। एक बच्चा कह रहा चंगेज खां, क्या कह रहे हैं,
कुबलई खां, अच्छा कुबलई खां कौन है? कुबलई खां, ऐसे कुबलई खां आप ऐसे समझ सकते हैं जो चंगेज खां थे, चंगेज खान का पोता है वो, ठीक है। जो मैंने तुमको एक कहानी बताई थी कि आपका अगर हम बात करें कि चंगेज खान का पोता, मैंने एक कहानी बताई थी उनके वंशजों की कि उन्होंने कितनी शादियां की, ये बात आपको याद रख लेना चाहिए, ठीक है। और जब 1279 की बात याद रख लेना, 1279 में बच्चे आपको मैं बताऊं, 1279 में बंगाल में बलबन के खिलाफ एक विद्रोह हुआ था। मैंने कहा था तुगरिल खां ने किया था। तो जिस समय तुगरिल खां को दबाने के लिए बलबन गया था आपका पश्चिम बंगाल, उस समय पश्चिम बंगाल से ऊपर चीन की तरफ ये आक्रमण कर रहा था कुबलई खां। तो इसको चीन पर मंगोल आक्रमण का श्रेय दिया जाता है कि इसने मंगोल आक्रमण में विजय पाई थी चीन पर, कुबलई खां। तो वो चंगेज खान से उसका संबंध है, ठीक है। ये आप सर्च कर सकते हैं। तकावी ऋण जो एमबीटी ने किसानों को दिया था उसे माफ कर दिया। सल्तनत काल के जो 24 टैक्स चलते थे वो सब खत्म कर दिए और सिर्फ 4 टैक्स लगाए। कौन कौन से? खराज कर भूमि पर, जमीन पर 1/6 लिया जाएगा। जकात कर मुसलमानों से लिया जाता था कि तुमको जकात कर देना चाहिए, सुरक्षा हेतु 2.5%। जजिया कर भी लगभग इतना ही 2.5% लिया जाता था। ये अन्य तो लोगों से लिया ही जाता था, इसने ब्राह्मणों पर भी इसको थोप दिया। तो पूछा जाता है वह कौन व्यक्ति है जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? वो फिरोज शाह तुगलक था। इससे पहले के शासकों ने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। आप लोग जानते हैं विधवाओं से और महिलाओं से भी नहीं लिया जाता था। इसने हिंदुओं को जिम्मी कहा। जिम्मी मतलब जो इस्लाम में विश्वास नहीं रखते उन लोगों को इसने जिम्मी कह दिया, ठीक है। खुम्स कर, ये बच्चे आपका लूट का धन था कि पड़ोसी राज्य को लूट करके लाते हो तो यानी पड़ोसी राज्य को कमजोर करते हो। तो यहाँ भी यानी 20% हिस्सा, 1/5 20% होता है, तो सब जानते होगे ना। बोलेंगे भाई फटाफट से, कोई दिक्कत कोई परेशान है? सर पूरे भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल, दोस्त मैं आपको बता चुका हूँ, आपने शायद क्लास नहीं की है। मैंने कहा था बिंबिसार का शासनकाल सबसे बड़ा है। अब कमेंट सेक्शन बंद कर देंगे और क्लास पे ध्यान लगाएंगे। यहाँ सुने मेरी बात, मैं क्या कहता हूँ, ठीक है। बोलेंगे सर सिकंदर तो इससे पहले आया तो ये अग्रगामी कैसे हुआ? बेटा सिकंदर नहीं है वो, सिकंदर लोदी है। सिकंदर पहले आया था या सिकंदर लोदी? वो सिकंदर है, वो यूरोप का शासक है। बुद्धू बच्चे, मूर्ख, पागल, वो सिकंदर है। अलेक्जेंडर है वो, ये सिकंदर लोदी है। लोदी आपने सुना नहीं कि लोदी कब आएंगे दिल्ली में? मैंने बताया था गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, तो तुगलकों के बाद लोदी आएंगे, तो सिकंदर लोदी बाद में आएगा, इतना भी नहीं जानते? अब भाई पगलू बच्चे, इतना कन्फ्यूजिया रहते हो, इतना कन्फ्यूजन में रहते हो। कन्फ्यूजन की वजह पता है क्या होती है? क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं है, रिवीजन नहीं करते। नहीं तो तुमको सिकंदर और सिकंदर लोदी का अंतर पता रहेगा। चलो सिकंदर लोदी तो नहीं पढ़ा है, एटलीस्ट ये तो जान पाओगे ना कि जी सिकंदर, सिकंदर तो नहीं, हम लोग पढ़ चुके हैं भैया सिकंदर। आप कहेंगे हाँ लोदी अभी पढ़े नहीं है, लोदी भैया ने बताया था आएंगे। देखो सारे बच्चों ने लिखा है 52 वर्षों का शासनकाल है बिंबिसार का। गजब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शाबाश। एक बच्चा अभी जजिया में फंस रहा है, कह रहा जजिया क्या होता है? सोता रहे, पिछली क्लास मत करना है ना, सोता रहे आराम से, सोते सोते पेपर पास हो जाएगा। मेंटलो, अच्छे बच्चे फोकस करें प्लीज, अच्छे बच्चे बोर्ड पे फोकस करेंगे। इसका मतलब मैं आपके कमेंट देख के जज कर सकता हूँ कि तुम सब शिकायतें उनको जो ना पढ़ते हैं, ना क्रम से पढ़ते हैं, और ना जिनको शायद नौकरी की ज़रूरत है, बस क्लास में आ गए, किसी ने बोल दिया आरडब्ल्यू का बैच ले लो, आ गए। बेटा नियमित हो जाओ, जो पहली क्लास हुई थी ना उससे पढ़ते हुए आओ, बीच में से लाइव क्लास नहीं करनी है कि आज ही बैच लिया और इस वाली क्लास पे आ गए। जजिया क्या है, फलाना क्या है, टू से पढ़ना मित्र हमेशा, नहीं तो खो दोगे, सिलेक्शन खो दो, ठीक है। अब आएंगे आगे। सिंचाई कर, इसने एक सिंचाई कर लगाया, हबेशर्ब लगाया, जिसको उपज का 10% इसने रखा। क्योंकि उपज का 10% यानी जितनी जमीन बोओगे, तो इसने इस कुछ किया था क्या? इसने सबसे ज्यादा नहरें मित्र निकलवाई थी। क्या बोलेंगे सारे दोस्त, फोकस करेंगे। सबसे ज्यादा नहरें किस शासक ने बनवाई? तो सबसे ज्यादा नहरें फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। इतलाक प्रथा शुरू की, और दिल्ली शासन का या दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासनकाल किसका है? वो फिरोज शाह तुगलक का है।
इतलाक प्रथा ने ही इसके शासनकाल को भ्रष्ट बनाया। अब दरअसल में ये इतलाक प्रथा थी क्या भैया? तो इसने कहा कि जो लोग, इतलाक का मतलब होता था कि जो लोग कर वसूल करके लाएंगे, क्या टैक्स वसूल करके लाएंगे, तो कर इकट्ठा करके लाओ, अपनी सेना को बोल दिया और बोला उसमें से 50% जो है वो तुमको देगा। यानी उनका हिस्सा तय कर दिया सैनिकों का कि तुम कर इकट्ठा करके लाओगे तो तुमको क्या दिया जाएगा, फिर उसमें से हिस्सा दिया जाएगा। तो सैनिक तो भैया इकट्ठा करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो सैनिकों ने ज्यादा से ज्यादा तो इकट्ठा किया ही, लेकिन राजा को कम बताया। जैसे मान के चलो ये 100 रुपये इकट्ठे कर लेते, ऑडिट करने के लिए विशेष सुविधा थी नहीं, तो ये 100 रुपये में से बताते कितने, 50 रुपये इकट्ठा हुए हैं जी, 50 रुपये कलेक्ट हुए हैं। 50 तो ये जमाखोरी कर ली टैक्स की, 50 रुपये तो ये गायब कर दिए, और इस 50 में से अभी राजा से 25 ले लिए। राजा के पास पहुंचे 25, इतना भ्रष्टाचार किया सेना ने, कहते हैं फिरोज शाह तुगलक के समय का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। आप पूछे किस प्रथा की वजह से हुआ? इतलाक प्रथा दिल्ली सल्तनत में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण बनी। बड़ी गजब बात है। इसने इकता 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 प्रथा को पुनः शुरू किया फिर से। मुझे बताएंगे इकता किसने खत्म कर दी थी? आप कहेंगे भैया इकता आपने हमको बताया था इल्तुतमिश ने शुरू की थी, इल्तुतमिश ने शुरू की थी, और ये आपका किसने खत्म कर दी थी? तो आप कहेंगे इकता को भैया जी खत्म किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उसने क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था, क्योंकि वो अपने लोगों को, दोस्त मैंने क्या कहा था, नगद वेतन देने लगा। क्या बोलेंगे? नगद वेतन देने लगा, ठीक है। तो नगद वेतन देने लग गया तो खत्म हो गया। लेकिन ये भाई साहब आया फिरोज शाह तुगलक, एकता को पुनः मतलब फिर से शुरू कर दिया, फिर से शुरू कर दिया। बहुत थैंक यू शिल्पा सिंह जी, वेरी गुड। तो फिर से शुरू करके उसने उसको कर दिया वंशानुगत, वंशानुगत कर दिया, और इसको ही विरासत का सिद्धांत कहते हैं। आपसे कभी पूछे दोस्त विरासत का सिद्धांत किस शासक के समय पर लागू हुआ? विरासत कैसे? इसने बोला इकता। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं इकता क्या है। आप कहेंगे मन में सोच लें जमीन का टुकड़ा। कमेंट सेक्शन में बोलता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि लिखना ही है कमेंट में, ठीक है। तो इकता जमीन का टुकड़ा था। किसको मिलता था? सैनिक को मिलता था। तो सैनिक को मिलता था तो मित्र खत्म तो हो गया। ये आया, इसने इसको लागू तो किया, और साथ में बोलता विरासत में। यानी कि अगर सैनिक नहीं रहा, सैनिक नहीं रहा तो सैनिक के पुत्र का हो जाएगा इकता। वो नहीं चाहता सैनिक की पुत्र का ना हो, तो पुत्री होगी तो पुत्री का हो जाएगा। अगर पुत्र या पुत्री में से कोई नहीं है तो आपका क्या बोले, पुत्र नहीं है पुत्री है, या दामाद है तो उसकी मर्जी है, दामाद को भी एकता दे सकता है, चाहे वो सेवा दे या ना दे। नौकर को भी सेवा दे सकता है, या अन्य किसी व्यक्ति जिसको वो चुने अपनी उस एकता जमीन को दे सकता है। तो विरासत बना दी कि ये तुम्हारी अपनी विरासत है, इसे जिसे चाहे तुम दे सकते हो। इस जमीन के टुकड़े को तुम चाहो जिसे दे दो। क्या बोलोगे? जिसे दे दो। समझे बात को? कोई दिक्कत? बोलें आगे। कोई परेशानी? बोले एक बार। सर जी ऊपर वाली लाइट को और बंद कर दो बेटा, फिर अंधेरा हो जाएगा। तुम्हें थप्पड़ लगा दूंगा तुम्हारे अंधेरे में, पता ही नहीं चलेगा तुम्हें मैंने तुम्हारे चांटा किधर से मारा। अरे 3 लाइट जली हुई हैं, उतनी तो जली रहने दो। चलो आगे आएंगे। भवेश बरिया जी ने एक नई चीज ढूंढी है, पराह ज्ञान और पराह विज्ञान को क्या कहते हैं? ब्लॉक कर दो इनको। मित्र आपको ब्लॉक किया जाता है, रियली सॉरी, मैं सच में ब्लॉक के लिए कहता हूँ, लेकिन मैं ये बोलता हूँ मत करो। लेकिन इस मेरे मित्र को ब्लॉक कर दिया जाए प्लीज़। आज के बाद इनका कमेंट नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि मैं बच्चों को समझाता हूँ और वो नहीं मानते, फिर अंतिम ऑप्शन यही बचता है। भाई साहब का आज के बाद कमेंट ना आए कोई। अब आप समझेंगे पराह ज्ञान और पराह विज्ञान, ठीक है। हम इतिहास पढ़ रहे हैं मित्र, कहाँ तुम भटके हुए रहते हो, कहाँ तुम्हारा ध्यान रहता है? शादी होगी तुम्हारी, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे पास है, वो कह रही है कि कल को शॉपिंग लेके चलना है मुझको, तुम कुछ और बात कर रहे हो। तुम कह रहे हो, वो कह रही है कि शॉपिंग करने चल रहा है, तुम कह रहे हो कि अध्यात्म में बड़ा मजा है। ध्यान की विधियां ओशो के द्वारा 700 बताई गई हैं। एक समय पे एक जगह फोकस। जब उस विषय की बात कर रहे हो, वो आपके रिसर्च की बात होगी, स्टिकर लगाइए और रिसर्च कीजिए। मूर्ख नहीं बनना है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। गंदे बच्चे नहीं बनेंगे। गंदे बच्चे बनोगे क्या?
कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दो, पढ़ेंगे क्योंकि हम पढ़ाने के लिए आए हैं, यहाँ देखेंगे। इसने स्थायी सेना रखनी बंद कर दी। स्थायी सेना का मतलब इसने कहा कि यार काय को युद्ध लड़ने हैं, कि ये लोग जो है इनको रखे रखते हैं, युद्ध होते नहीं, और ये लगातार सेना जो है पैसे खाई जाती है। इसने बोला जब युद्ध के समय जरूरत होगी तब ही हम क्या करेंगे, तब ही हम क्या करेंगे, आपका सेना को भर्ती करेंगे इंस्टेंट, और तभी वेतन देंगे, लगातार वेतन क्यों देना। ठीक है, आगे। इसने रोजगार दफ्तर खुलवाए, लोगों को रोजगार दफ्तर खुलवाए। और एक अंतिम बात कहता हूं, तुम सारे जो खराब बच्चे हैं जिनको सिलेक्शन नहीं लेना, तुम्हारी वजह से अच्छे बच्चे का समय खराब होता है, इसलिए रियली सॉरी, हमें कमेंट सेक्शन बंद कर दे। ठीक है, आगे आएंगे। आ गया। दासों के लिए, इसने, दास का मतलब समझते हैं स्लेव, जो गुलाम होते थे, गुलाम। इसने गुलामों के लिए दीवान ए बंदरगान बनवाया कि इतने सारे गुलामों को नियंत्रण में कैसे रखा जाए। दरअसल में इसने दासों को भी भर्ती कराया, जो अर्ज ए बंदरगान विभाग बनाया, किसके लिए, दीवान, किसके, आपका दासों की भर्ती के लिए। तो दासों की भर्ती के लिए क्या है, अर्ज ए बंदरगान, और नियंत्रण के लिए जो होते थे उनको दीवान कहते हैं। ए बंदरगान का मतलब क्या है कि दासों के, ए मतलब का, और दीवान का मतलब होता था विभाग, बंदरगान का विभाग, दासों का विभाग। तो ये भैया इतने दास इसके समय पे हो गए थे क्या, उनको नियंत्रण करना था। तो इतिहास कहता है कि फिरोज शाह तुगलक के समय पर दासों की संख्या 1,80,000 के आसपास थी लगभग। कितने दास थे, 1,80,000, क्या बोलोगे, 1,80,000 दास थे उस समय पर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे बोलेंगे। तो दासों की भर्ती के लिए यानी 1,80,000 दास थे, और इसने उन सबको कंट्रोल करना शुरू किया। भैया इतने दास भर्ती क्यों कर रहा था। दरअसल में कहते हैं कि मैंने आपको अशोक के अभिलेख बताए, मुझे बताएंगे अशोक के अभिलेखों को कौन लेके आया था। आप कहेंगे भैया अशोक का जो शिलालेख था, एक आपने बताया था दिल्ली टोपरा, तो वो शिलालेख ऐसा नहीं था, पूरे पत्थर को साथ लेके आना था सेफ्टी के लिए। इसने उसमें हजारों मजदूरों को लगा दिया कि रास्ता बनाओ और इसको लेके आना, लेकिन वो फिर भी टूट गया था यहाँ तक आते आते। ठीक है, दान के लिए दीवान एक खैरात बनाया, हर ये दान जो देता था मुस्लिम लड़कियों और विधवाओं के लिए देता था। ठीक है, दीवान ए इस्तिहाक पेंशन देता था वृद्धों को। तो बच्चे ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, पूछता है दीवान ए इस्तिहाक विभाग का संबंध किससे है, पेंशन, किससे, वृद्धों की पेंशन, जो वृद्धा पेंशन समझते हैं, जो ओल्ड एज के लोगों को दी जाती है, उसके लिए। दीवान ए रिसालत किसके लिए थी, ताकि पब्लिक ग्रीवेंस के लिए, ताकि लोग शिकायत कर सके अपनी, उनको कोई समस्या हो, तो दीवान ए रिसालत विभाग था। दीवान ए मुस्तक राज, दीवान ए मुस्तक राज लगान को वसूल करने के लिए था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सही जोड़े के लिए मैं प्रैक्टिस सेट में भी अक्सर आपको ये कराता रहा हूँ 3 बजे। ठीक है, इसने क्या किया, भित्ति चित्रकारी बंद कर दी। मैंने कहा ना ये अकबर का अग्रगामी भी कहलाया। दरअसल में ऐसी ही भित्ति चित्रकारी जो अकबर के समय शुरुआत में थी, अंत में बंद हो जाती हैं। औरंगजेब ने भी इन पर रोक लगाई है। भैया भित्ति चित्रकारी क्या होता है, भित्ति चित्रकारी जिसको हम मूरल पेंटिंग या वॉल पेंटिंग कहते हैं। तो पहले बच्चे दीवारों पर चित्रकारी होती थी, ऐसे ये पेपर वगैरह ये सब आर्ट का सामान नहीं था, आर्ट का ये सामान नहीं था। तो लोग कहाँ पर बच्चे, आपका दीवार पर, क्या बोलोगे भैया जी, दीवार पर वो आपका क्या करते थे, दीवार पर आपका अपनी दीवारों को सजाते थे। जैसे आपने देखा होगा पहले मिट्टी की दीवारें होती थी पुराने समय पर, तो लोग उस पर सजावटें करते थे। ठीक है, सोने चांदी के बर्तन इसने बंद करा दिए। महिलाओं के पीर मजार पर जाने से इसने रोक लगा दी। इसने बहुत सारे नगर बसाए, जैसे इसके द्वारा कहते हैं कि लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की गई। कितने नगर, लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की गई, और जिनमें से फिरोज शाह कोटला, सारे बच्चे बताते हैं, जानते हैं इस बात को, फिरोजा शाह कोटला कहाँ पर है, दिल्ली में है। दिल्ली से मतलब क्या है मित्र, दरअसल में फिरोजा शाह कोटला दिल्ली में एक मैदान बन गया। अब तो अगर हम आज देखें तो उसको हम आज अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, फतेहाबाद की स्थापना किसने की, वह भी आपका किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। जौनपुर उत्तर प्रदेश में है, क्या बोलोगे, फतेहाबाद हरियाणा लिख सकते हैं, जौनपुर उत्तर प्रदेश, जिसका दूसरा नाम सिराज ए हिंद है।
तो पूछता है कि जौनपुर को किसकी याद में बसाया गया? जूना खां की याद में बसाया गया। और जूना खां कौन है? वो मोहम्मद बिन तुगलक है। याद है? मोहम्मद बिन तुगलक के उपनाम मैंने आपको बताए थे, तो कौन सा है? जूना खां है। इसके समय बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही लिखी। क्या बोलो? तारीख ए फिरोज शाही लिखी। क्या बोलेंगे? तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी है? बर्नी ने लिखी है। और खुद एफएसटी ने अपनी आत्मकथा एफएसटी ने एफएसटी ने अपनी आत्मकथा फुतूहात ए फिरोज शाही लिखी है। मैंने आपसे हमेशा कहा है, दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश हो, चाहे कोई भी वंश हो दिल्ली सल्तनत का या मुगल साम्राज्य की, जो पुस्तकें मैं तुमको बताऊं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बोलेंगे जी फटाफट से, कोई दिक्कत? इसने चांदी का शशगनी सिक्का चलवाया था, यानी सिक्के का नाम दिया इसने शशगनी। इस धातु का बना था। राजा है, कुछ भी नाम दे सकता है, जैसे हम नोट रुपया कहते हैं। तो समझ पाए इतनी बात? इसने चांदी का शशगनी सिक्का चलवाया था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तारीख ए फिरोज शाही, जो फिरोज शाह तुगलक के समय का इतिहास बताती है, उस पुस्तक को किसने लिखा है? आप कहेंगे जी बर्नी ने लिखा है। और अगर हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक ने अपनी स्वयं की पुस्तक कौन सी लिखी है, तो मित्र फुतूहात ए फिरोज शाही लिखी है। क्या बोलेंगे? इसने कौन सा सिक्का चलवाया था? चांदी का सिक्का चलवाया था। इसके द्वारा स्थापित मैंने आपको विभाग बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिक्कत, कोई परेशानी? भैया इसका वेरी गुड, बहुत गजब। एक बच्चे ने पूछा है पीर मजार क्या होता है? पीर मजार मतलब बच्चे आपका पूजा के लिए हम कुछ स्थल बना लेते हैं, पीर मान लेते हैं, किसी को मानने लग जाते हैं। मुस्लिम लोग बहुत मानते हैं, हिंदुओं में भी पीरों की मान्यता होती है। पूजा स्थल ही होता है, लोग जाके वहाँ पर जो है चढ़ाते हैं कुछ ना कुछ, मजार पर, पीर पर। ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू शिवम यादव जी, बहुत शाबाश, आगे आएंगे। कोई दिक्कत? तो शशगनी कभी पूछे सिक्का किस धातु का था, तो क्या आंसर आएगा? चांदी का था। यह अशोक के दो स्तंभों को दिल्ली लेकर के आया। एक तो टोपरा स्तंभ, ये अशोक के समय में आपको बता चुका, और एक मेरठ स्तंभ। कहाँ लेकर के आया था इनको? ये दिल्ली लेकर के आया था। तो कभी भी पूछेगा आपसे टोपरा स्तंभ को दिल्ली लेकर के कौन आया? 1368 में इसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। दरअसल में यहाँ कुतुब मीनार पर बिजली गिर गई थी 1368 में। तो बिजली गिर गई तो उसका ऊपर का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। मैंने मित्र आपको बताया था फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की कौन सी मंजिल बनवाई, जरा बता दें एक बार, कौन सी मंजिल बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक के बाद में जो आया वो आया गयासुद्दीन मोहम्मद शाह। कौन बोलोगे? गयासुद्दीन मोहम्मद शाह आया। दरअसल में ये कौन था? ये प्रधानमंत्री था। अच्छा भैया, प्रधानमंत्री गद्दी पर आ गया, तो इसका बेटा नहीं है क्या? तो याद रख लेना, फिरोज शाह तुगलक के दो बेटे, एफएसटी के दो बेटे उसके शासनकाल में ही मर गए। ठीक है, उसके शासनकाल में ही बीमारी और नशे आदि की वजह से मर गए, शासनकाल में ही, यानी जब तक वो गद्दी पर था 1351 से 88 में ही मर गए। ठीक है, तीसरा बेटा जो था, तीसरा बेटा तीसरा बेटा था उसका, तीसरा बेटा फतेह खान। क्या बोलोगे? तीसरा बेटा फतेह खान गयासुद्दीन मोहम्मद शाह से विरोध में मारा गया। गयासुद्दीन मोहम्मद शाह जो सेना में एक आपका सूबेदार था, मोहम्मद शाह शाह के द्वारा मारा गया। इसके द्वारा, जो ये नाम है गयासुद्दीन मोहम्मद शाह, गयासुद्दीन मोहम्मद शाह के द्वारा मारा गया। तो मित्र एक बार बताओ, क्या फिरोज शाह तुगलक का भी कोई वंशज बचा? हाँ, इसके वंशज आएंगे,
इसके वंशज आएंगे, आगे इसके 5 पोते शासन करते हैं फिरोज शाह तुगलक के, लेकिन ये इनके वंश का नहीं है। तो फिरोज शाह तुगलक के बाद का जो शासक हुआ गयासुद्दीन मोहम्मद शाह, उसने कैसे गद्दी को हटाया, तो उसने 2 बेटे तो इसके मर चुके थे, तीसरा बेटा जो फतेह खान था, उस फतेह खान को भी मार डाला गया, किसके द्वारा, गयासुद्दीन मोहम्मद शाह के द्वारा। उसके बाद ये छोटे छोटे शासनकाल है। फिर गयासुद्दीन तुगलक शाह आया, क्या बोलेंगे, गयासुद्दीन तुगलक शाह, ये कौन था, ये पोता था फिरोज शाह तुगलक का, ये पोता है फिरोज शाह तुगलक का, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का। और इसके बाद में 5 पोते हैं, ये क्रम से, क्या बोलेंगे, क्रम से ये भाई एक दूसरे की हत्या करते रहे। और कहते हैं ये जो समय है ये दिल्ली सल्तनत का रक्तपात का समय था, रक्तपात का। देवेंद्र सियाग जी बहुत अच्छा आंसर आपने दिया, क्या बोलेंगे, नहीं देवेंद्र सियाग जी का आंसर गलत है, 4थी मंजिल लिख रहे हो, 5वीं बनवाई थी, इससे अच्छा उसके बच्चे का दिखाओ जो सही आंसर दे रहा हो। गौरव कुमार जी आपका आंसर मित्र एकदम सही है, शुभ आपका आंसर एकदम ठीक है, निक्की कुमारी को कुछ नहीं पता है, 3 लिख रही हैं। बेटा कर चुके हैं वो, मैंने बताया कि पहली मंजिल के बाद में दूसरी तीसरी चौथी, आपका दूसरी तीसरी चौथी किसने बनवाई, एक व्यक्ति ने बनवाई, फिर 5वीं फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। तो शुरुआत में काम किसने किया, वो काम शुरुआत में करा दिया ऐबक ने, ऐबक के बाद में दूसरी तीसरी चौथी मंजिल इल्तुतमिश ने, और 5वीं फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। तो इसके बाद में फिर अबू बकर आया। आप देख सकते हैं कुछ कुछ महीने के शासनकाल हैं, इनके कुछ कुछ महीने के शासनकाल है, इनको याद भी करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह है, ये आया, इसकी हत्या नहीं हुई, ये सिर्फ ऐसा है इन 5 पोतों में जिसकी मौत जो हुई वो बीमारी से हुई, लेकिन बाकी सब पोतों ने आपस में, ये भी पोता है, इन सबको मारा। अलाउद्दीन सिकंदर शाह पूछता है दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक है जिसको हुमायूं के नाम से जाना जाता है। दरअसल में हम लोग समझते हैं बच्चे हुमायूं तो अकबर का पिता था, तो हुमायूं तो सिर्फ और सिर्फ मुगल वंश में है, तो हम सोचते हुमायूं और दिल्ली सल्तनत में हो नहीं सकता, तो क्या बोलेंगे आप, हुमायूं आपका बच्चे अलाउद्दीन सिकंदर शाह है, 1394 से 95। नसरुद्दीन महमूद ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था, 1395 से 1414 इसने शासन किया। इसी के समय पर नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, यानी इसी के समय पर ख्वाजा जहां ने, क्या बोलोगे, इसी के समय पर ख्वाजा जहां ने जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की। इसकी स्थापना की, तो जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना किस वंश के दौरान हुई है, क्या पढ़ रहे हैं हम, तुगलक वंश को पढ़ रहे हैं, तुगलक वंश को। और तुगलक वंश में 4 डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, गयासुद्दीन तुगलक, फिर आपका मोहम्मद बिन तुगलक, फिर आपका कौन, फिरोज शाह तुगलक। इन तीनों से ही प्रश्न बनते हैं, ये जो 4-5 है इनसे कभी प्रश्न, इनका शासनकाल भी आपको याद करने की जरूरत नहीं। फिर आता है आपका अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद। अंतिम और शुरुआत हमेशा पता रखनी है दोस्त, नसरुद्दीन महमूद। अब नसरुद्दीन महमूद का शासन क्यों महत्वपूर्ण है, 1395 से लेकर के 1414 क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल में इसका ही समय है, पूछा जाएगा कि तुगलक वंश का विघटन किसके समय हुआ, तुगलक वंश का पतन किसके समय पर हुआ, और इसके समय पर जौनपुर की स्थापना हुई। इसी के समय पर 1398 में तैमूर लंग अर्थात तैमूर लंगड़े का आक्रमण हुआ। आप लोग एक बात सुनते होंगे, न्यूज में अक्सर ये पूछा जाता है कि सैफ अली खान और करीना कपूर ने अपने बेटे का नाम तैमूर क्यों रखा, जबकि तैमूर तो देश में एक बुराई का प्रतीक है, तैमूर देश में एक बुराई का प्रतीक है। तो क्या बोलेंगे आपका, तो तैमूर जब भारत आया बच्चे, ये बात याद रखने की, आपको याद रखना हमेशा, कहाँ से आया था ये, समरकंद से, जहाँ से बाबर आया था, समरकंद से। समरकंद कहाँ, ईरान क्षेत्र से आया, कहाँ से, ईरान क्षेत्र से ये आया, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और समरकंद से ये आया 1398 में, ये वर्ष लिखा हुआ है। और ये दुनिया में तबाही का नाम है, क्या बोलोगे, ये दुनिया में तबाही का नाम है। इसको किसी ने मैसेज दिया, जैसे मैंने बोलता चंगेज खां किस वर्ष आया था भारत, जरा बताएं। आप कहेंगे भैया 1221 में आया था। ऐसे ही तैमूर लंग को किसी ने मैसेज दे दिया कि भारत में अगर दिल्ली पर वह आक्रमण करता है तो उसको 6 अरब की संपत्ति हासिल हो सकती है। तैमूर लंग ने अपना अभियान शुरू कर दिया और ये तैमूर लंगड़ा
भारत की तरफ चल देता है। युद्ध में ही इसका एक पैर आपका घायल हुआ था, इसकी वजह से इसको लंगड़ा चलने की वजह से बोलते थे तैमूर लंगड़ा। तो तैमूर जब भारत आया तो इसने इतनी तबाही देश में मचाई, इतनी तबाही देश में मचाई, कहते हैं कि शुरुआत में तो इसने आदेश दिया लूटने का और लूट मार चलती रही। दिल्ली में ये 15 दिन रुका। 15 दिन जब 1398 में दिल्ली में रुका तो 15वें दिन में से कहते हैं इतिहासकार इशामी ने लिखा है कि 6वें दिन इसके सैनिकों को घेरने की योजना दिल्ली की जनता ने बनाई और दिल्ली की जनता ने इसके सैनिकों को घेरा और उसमें से 2 सैनिकों को मार दिया। तो जैसे ही इसके सैनिकों की हत्या हुई ये इतना बौखला गया कि तब इसने आदेश दिया, जिसके लिए बच्चे कहते हैं, ये कहते हैं कि भैया तैमूर ने एक दिन में 1 लाख सर कटवा दिए थे। हाँ दोस्त, ये वही स्थिति थी जब तैमूर के आदेश पर पूरी दिल्ली को घेर लिया गया। उसकी विशाल सेना से उसने कहा कि यहाँ पर मुझे लोगों की गर्दनें चाहिए और एक बड़ा धर्मांतरण यहाँ दिल्ली में देखने को उस समय पर मिला और इसने गर्दनें कटवाई। बहुत सारे लोगों को इसने इस्लाम स्वीकार उस समय पर करवाया और बहुत सारे विद्रोहियों को जिन्होंने सेना पर उस पूरे क्षेत्र की गर्दनें इसने कटवाई। तो कहते हैं ये मारकाट करते हुए ये पूरा उत्तर भारत में घूमा, दिल्ली के आसपास। फिर मेरठ में जाके, मेरठ में वहाँ के स्थानीय बहुत सारे लोगों ने जब एक विद्रोह किया, तब इसकी सेनाएं भी जब कमज़ोर हो चुकी, तब ये भारत से गया। 15 दिन की तबाही है इसकी। ठीक है, आगे आगे, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। तो इस तरह से खात्मा होता है और 1398 में आप कहेंगे भैया जब तैमूर ने फिर दिल्ली के शासक को नहीं हटाया, दिल्ली का शासक हाथ जोड़ के खड़ा हो गया उसके सामने, बोला जी बने रहने दो, मैं तो आपके स्वागत के लिए खड़ा हुआ था। तो उसने कहा ठीक है, हमारे अधीन यही शासक करेगा। तो वो तैमूर के अधीन ही उसने शासन किया है। इसलिए बहुत सी जगह आपको कई किताबों में लिखा मिलता है कि तुगलक वंश 1320 से 1398 ही है। तो और बहुत सी जगह आपको लिखा मिलेगा 1320 से 1414। तो ये 1398 जो लिखते हैं, इन लोगों का मत होता है कि तैमूर ने जब आक्रमण किया तो तैमूर ने ही शासन चलाया, जबकि ऐसा नहीं है। नसरुद्दीन यानी जो अंतिम शासक है वह बना रहा। ठीक है, तैमूर के अधीन ही बना रहा। अब हम बात करते हैं सैयद वंश की। कौन सा वंश है दिल्ली सल्तनत का, जरा बताएंगे? गुलाम, खिलजी, तुगलक और सैयद। सैयद आपका तुगलकों के बाद आए और इनके बाद लोधी आए। सैयद वंश के बारे में कुछ नहीं है, कभी प्रश्न नहीं बनता। एक प्रश्न बनता है संस्थापक का कि सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र खां, जिसकी उपाधि थी रैयत ए आला। कुल 7 वर्षों तक इसने शासन किया, क्योंकि उसके शासनकाल भी छोटा ही है सैयद वंश का। तो 1414 से 1421। इसके बाद में मुबारक शाह आया। मुबारक शाह के बारे में ही किताब लिखी गई है, तारीख ए मुबारक शाही। इसको पागल बादशाह भी कहते हैं मुबारक शाह को, और ये याहिया बिन सरहिंदी जो हैं ये इसके लेखक हैं। तो इस पुस्तक के द्वारा हम जान पाते हैं सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश की जानकारी कौन सी पुस्तक देती है? सैयद वंश की जानकारी कौन सी पुस्तक से मिलती है? तारीख ए फिरोजशाही पुस्तक से। क्या कहेंगे भैया जी? तारीख ए फिरोजशाही पुस्तक से। मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर आलम शाह। अंतिम शासक याद रखना है और संस्थापक याद रखना है। क्या बोलेंगे? आपका क्या बोलोगे? आपका संस्थापक याद रखना है और आपका अंतिम शासक याद रखना है। सर उज्बेकिस्तान में है समरकंद। समरकंद बच्चे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये पुराना ईरान क्षेत्र है सारा। उस समय पर इस सब को हम ईरान के नाम से जानते थे। बिल्कुल नो डाउट, समरकंद जो है उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान इतना सा, वह ईरान क्षेत्र का हिस्सा। प्राचीन जब हम विश्व की बात करते हैं, जब हम बाबर की बात करते हैं, तब वह हिस्सा आता है। ठीक है, स्वतंत्र होता है वह कब? जब आपका उज्बेकों के द्वारा स्वतंत्र कराया गया उसको, और बाबर के समय पर। उससे पहले तो ईरान क्षेत्र ही था। कोई दिक्कत? आगे आएंगे, चलेंगे जी आगे। नेक्स्ट, लोधी वंश। बेटा जिन बच्चों को ये कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, एडी और बीसी, मैं फिर से कहता हूँ आप क्लास हमेशा शुरू से करो, है ना, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बीच से क्लास करेंगे नहीं समझ में आएगा मित्र। आगे, लोधी वंश। लोधी वंश क्या है जरा बताएंगे? दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश है? हम कहेंगे दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है ये। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है। और जिस तरह से आपका क्या बोलोगे, तुगलकों के बाद में सैयद आ गए थे,
अंतिम वंश, और ये सामंत ही थे संयदवी, सामंत यानी मंत्री ही थे तुगलकों के। उसी प्रकार से दिल्ली सल्तनत में अंतिम वंश आया जिसको हम लोधी वंश के नाम से जानते हैं। क्या बोलोगे? लोधी वंश के नाम से जानते हैं। पढ़ेंगे कौन सा वंश है जी? अंतिम वंश है। कितने वर्षों तक लोधी वंश ने शासन किया है जरा बताएंगे? तो आप कहेंगे लोधी आए कहाँ से? आप लोगों को मैंने एक बात कही थी कि मैं आपसे पूछूंगा बलबन के समय पर। पुलकित यार क्या है इसमें, ये तो बता, जलन हो रही है आंखों में बहुत। हम्म, नहीं रोज तो नहीं होती ना, ये चिपका इसकी वजह से हो रहा है। नहीं सुबह की क्लास में तो नहीं थी। क्या बोलेंगे जी? बलबन दो लोधी वंश जो है बच्चे, बलबन क्या बोलोगे? जो बलबन है आपका, बलबन के समय पर मैंने कहा था कि आपका जो मेवात क्षेत्र था उसके लिए कितने अफगानी उसने भर्ती कराए थे? जिन मेरे मित्रों ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी होगी वो आंसर करेंगे। आप कहेंगे मेवात क्षेत्र के लिए उसने 3,000 अफगान मंगाए थे। 3,000 अफगान की मेवातियों पर लोह और रक्त नीति, लूटपाट बंद होनी चाहिए। तो इन 3,000 अफगानों का जो लीडर था, जो नेतृत्व था, उसका नाम था बहराम खां। इसके टाइम पर, बलबन के टाइम पर। बहराम खां के बाद में बहराम खां का पुत्र हुआ मलिक काला, जो सेवाएं देता रहा दिल्ली सल्तनत को, मलिक काला। और मलिक काला के बाद में इसका जो पुत्र हुआ उसका नाम है बल्लू, और बल्लू ही है आज रात याद है ना, 10 अक्टूबर रात 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। तो वही बल्लू बहलोल है। वही बल्लू कौन है? वही बल्लू बहलोल लोधी है। और बहलोल लोधी दरअसल में जब इनकी इतनी बड़ी सेवाएं होगी, क्योंकि सैयद वंश तो बेहद कमजोर रहा, तो कहते हैं कि यहाँ लोगों का बहुत समर्थन मिला बहलोल लोधी को, और बहलोल लोधी एकदम से गरीब की तरह राजा बन गया। दरी पर बैठ करके शासन करता था, जमीन पर बैठता, बोला मुझे कुछ जरूरत नहीं है इस शानो शौकत की, कोई मुझे आवश्यकता नहीं है। तो 1451 से 1489 रह गया बहका करके लोगों को। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल 38 वर्षों का इसका है दिल्ली सल्तनत में। अब ये मत कहने लगना जी तुमने तो, मैं अकबर बताऊं 49 साल, तुम बोलो जी तुमने तो बहलोल लोधी बताया था। तो दिल्ली सल्तनत में, वो मुगलों में होगा। तो दिल्ली पर ये प्रथम अफगान वंश है। समझ गए अफगान वंश क्यों है? क्योंकि ये अफगानों से आए हैं। द्वितीय अफगान वंश आएगा शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी। तो ये किस जाति के थे लोधी? ये गिलजई जाति के थे। तो ये तो बात हुई इनकी उदय और स्थापना की, कि किस तरह से देश में आपका लोधी वंश आया है। ठीक है, लोधी वंश। तो बहलोल लोधी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। क्या बोलोगे? फिरोज शाह तुगलक का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, एक बार ठट्टा में, एक बार दिल्ली में। ठीक है, ठट्टा में और दिल्ली में। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक वंश से तो था नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक का पुत्र तो था नहीं, तो उसको विरोध की आशंका थी। तो एक बार तो ठट्टा हरियाणा में करा लिया, और आपका हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे, और एक बार आपका दिल्ली में राज्याभिषेक कराया। बहलोल लोधी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। 2 बार मतलब एक बार पहले और फिर बाद में। ऐसे बहुत सारे लोगों के हुए हैं हमारे देश में, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कितने राज्याभिषेक हुए? 2 राज्याभिषेक हुए। बहलोल लोधी है, फिरोज शाह तुगलक है, इब्राहिम लोधी IL का भी, तो बोलोगे इब्राहिम लोधी IL का भी, इब्राहिम लोधी का भी राज्याभिषेक कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ है। ठीक है, शेर शाह सूरी का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ है? शेर शाह सूरी का राज्याभिषेक, बहुत सारे लोग अकबर का 2 बार समझते हैं, तो वो गलती करते हैं। अकबर का नहीं हुआ, मुगल काल में हुआ है किसका? औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। क्या बोलोगे? ये सारे लोग वो हैं जिनके राज्याभिषेक 2 बार हुए हैं। तो इनके अलावा कोई पूछे, कोई विकल्प दे दे, अकबर, हुमायूं, तो आप कहना 2 बार राज्याभिषेक नहीं हुए। राज्याभिषेक की परंपरा होती है, इसमें विधियों का, नीतियों का आपका पालन करते हुए राज दरबार में घोषणा के साथ में जब तिलक होता है तब उसको राज्याभिषेक हम कहते हैं, जब एक विधिवत होता है। जैसे अकबर का हम कहते हैं जी, अकबर का एक बार बैरम खान ने किया, एक बार दिल्ली। तो बैरम खान ने तो सिर्फ उसको ईंटों पर बिठा दिया, ईंटों पर बिठा के कहा कि बेटा तेरे पिता हुमायूं की मौत हो चुकी है, अब तुझे संभालना होगा। तो वो राज्याभिषेक नहीं है। ठीक है, राज्याभिषेक नहीं है। तो क्या बोला? बहलोल लोधी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, दरी पर बैठकर शासन करता था। यह चाहता था कि इसका बड़ा बेटा
बारबक शाह गद्दी पर बैठे। कौन बैठे? बारबक शाह गद्दी पर बैठे, बड़ा बेटा। लेकिन बारबक शाह गद्दी पर नहीं बैठ पाता है और इसका दूसरा बेटा, क्या बोलोगे? इसका दूसरा बेटा जो है वह सिकंदर लोदी के नाम से गद्दी पर आता है। यहां पर एक बात लिखेंगे, लिखना, बहलोल लोदी को, इसके बारे में ये बात इंपॉर्टेंट है, बहलोल लोदी को द्वितीय सिजेरियन सुल्तान भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? द्वितीय सिजेरियन सुल्तान भी कहा जाता है। सिजेरियन सुल्तान भी कहा जाता है, सुल्तान भी कहा जाता है। इस बात का क्या मतलब? अब बताओ, बिगर कमेंट क्या आता है मजा पढ़ने में? नहीं, हाँ जी आता है। अच्छे बच्चों को बहुत आता होगा, खराब बच्चे बनोगे तो अपना कुछ खोओगे। ठीक है। बहलोल लोदी को द्वितीय सिजेरियन, भैया द्वितीय सिजेरियन संतान का क्या मतलब होता है? द्वितीय सिजेरियन सुल्तान से मतलब है, बच्चे आप सब लोग जानते हैं कि पहले जो प्रेगनेंसी होती थी तो वो नॉर्मल ही होती थी, नॉर्मल ही होती थी क्योंकि खान पीन बहुत अच्छे थे। आज क्या होती है? आज आप जानते हैं, आज हर महिला को, मैक्सिमम महिलाओं को बच्चा जन्म देते समय डिलीवरी की आवश्यकता है, क्योंकि लड़कियां अब काम उतना नहीं करती, ये भी हकीकत है। पहले तो महिला के पास बहुत काम थे, चलो काम तो बट गया, काम तो बट गया, आज आधुनिकता आ गई, वो बात समझ में आती है। लेकिन महिलाएं पहले घर का ही खाना खाती थी। अब जैसे ही स्वतंत्रता हमारे पास आई तो कहते हैं स्वतंत्रता के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। तो जैसे ही स्वतंत्रता आई तो उनको स्वतंत्र होना था खाने की तरफ भी, मतलब अच्छी चॉइसेस की तरफ, लेकिन महिलाओं ने खाने शुरू कर दिया चिल्ली पटेटो, मोमोज, चाउमीन और पता नहीं क्या क्या, जो कुछ भी नया आता है वो लॉन्च करते हैं लड़कियों के लिए। उनको पता है लड़कियां इसको खा के मार्केट में हिट कर देंगी। लड़के भी खाते हैं, ऐसा नहीं है, लड़के भी पूरक है, लेकिन लड़के जो खाते हैं वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लड़के के बस की नहीं है किसी बच्चे को जन्म देना। वह दर्द वह सहन भी नहीं कर सकता, ना वह जिम्मेदारी सहन कर सकता। एक महिला के हित में ये जिम्मेदारी आई कि उनको इस सृष्टि का निर्माण करना है। इस सृष्टि में हम तुम सब माँ की कोख से पैदा हुए बच्चे हैं, तो हम सबका जन्म हुआ है एक माँ की वजह से। तो कल मेरी ये बहनें जो मेरी बात अभी सुन रही हैं, कल शायद आप भी एक नए नई सृष्टि के निर्माण में एक नए जन्म देंगी। तो मेरे प्यारी गुड़िया, एक बात याद रख लेना, आज आप क्या खाते हो इसका आपके जीवन पे, आपके आने वाली संतान पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो क्या बोलते हैं, अगर ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई, ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई तो उस ऑपरेशन से होने वाले बच्चे को बोलते हैं सिजेरियन बच्चा, जो बच्चा ऑपरेशन से होता है। तो पहले तो होते नहीं थे, पहले बहुत कम था। प्रथम सिजेरियन था बिंदुसार, मैंने कहा था ना, प्रथम सिजेरियन कौन था? ये आपका बिंदुसार था। कौन था? प्रथम सिजेरियन बिंदुसार था। क्या बोलोगे? प्रथम सिजेरियन बिंदुसार था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा है। ठीक है। उससे कहा गया था ना, मैंने आपको बताया था कि उसने उसको बहकाया कि बिंदुसार, तुम्हारी माँ की जो मौत हुई है वो चाणक्य की वजह से हुई है। तो एकदम से जब उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई तो वहां भी ऑपरेशन करना पड़ा, एक तत्काल रूप से माँ की जान चली गई। तो द्वितीय सिजेरियन सुल्तान भी किसको कहा जाता है? ये बहलोल लोदी को। प्रथम सिजेरियन वो बिंदुसार है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार। ठीक है, आगे आएंगे, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, बहुत बढ़िया। सिकंदर लोदी, तो इसके बाद में गद्दी पर कौन आया? बारबक शाह तो नहीं, यहां पर देखेंगे बहलोल लोदी ने जौनपुर जाकर वहां के शासक हुसैन शाह सरकी को हराकर अपने बेटे बारबक शाह को वहां का गवर्नर बनाया। जौनपुर बना था, मलिक सरवर ने स्थापित किया था जौनपुर को। बोलेंगे यस और नो? हाँ भैया, हमने इसको जान लिया था, तुगलक वंश के अंतिम समय पे मलिक सरवर ने जौनपुर की स्थापना की। तो जौनपुर में जो शासक है वहाँ हुसैन शाह सरकी था बहलोल लोदी के समय पर। इसने बोला कि मेरा बेटा राजा बने, उसके लिए उसको पहले एक क्षेत्र देते हैं। तो यहाँ पर एक युद्ध लड़ा उसने और बारबक शाह को वहाँ का गवर्नर बनाया। लेकिन बारबक शाह को किसने रिप्लेस कर दिया? उसके ही भाई सिकंदर, सिकंदर लोदी ने उसकी हत्या कर देता है। और सिकंदर लोदी 1489 से 1517 इंपोर्टेंट कार्यकाल है तीनों का। जैसे बच्चे मित्र, मैंने तुगलक वंश में आपको 3 शासनकाल बताए हैं, उसी तरह से लोदी वंश के ये 3 शासनकाल सबसे महत्वपूर्ण हैं। देखेंगे एक बार। तो 1504 में आगरा बसाया,
1506 में आगरा को राजधानी बनाया। 2 पॉइंट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिकंदर लोदी से। मुहर्रम पर ताजिया निकालना बंद। आप लोगों ने देखा होगा मुहर्रम पर ताजिया निकालते हैं, दुख मनाते हैं, खुद को ही मारते हैं। तो वो जो ताजिया निकलता है, ठीक है, ताजिया निकलता उसको इसने बैन कर दिया। बोला कोई भी गंगा और यमुना पर स्नान नहीं करेगा, वहां जाके बाल काट के कर आ जाते हो। तो क्या बोलते हैं, ये यहाँ पर आपका घोटन क्रिया नहीं होगी। मतलब कि जो हमारा एक संस्कार होता है, जानते हो ना, घोट दिया जाता है सिर को, है, आगे आएंगे, चूड़ाक्रम आदि नहीं होगा। मथुरा ज्वालामुखी का मंदिर तोड़ दिया इसने, और तोड़ करके उसके पत्थरों को वहाँ के कसाईयों को दे दिया कि इसे मांस तोल के लोगों को दें, ताकि हिंदू धारणाएं उनको ठेस पहुंचे। इतना इन्होंने धर्म के खिलाफ काम किया हमारे। क्या बोलोगे, सिकंदर लोदी के द्वारा ये काम किया गया। गज सिकंदरी लागू किया, यानी माप के लिए गज सिकंदरी लागू किया, जो 30 इंच का एक पैमाना होता था। जैसा आप सुनते होगे आज के टाइम में तो बीघे में नापते हैं, बिश्वा में, बिस्वांसी में नापते हैं, गट्ठे में भी नाप लेते हैं कि एक गट्ठा हम लोग अपने खेतों को नापते हैं 8.25 फीट का होता है। इसने लेके आया ये 30 इंच। 30 इंच में कितने फीट होते हैं, 2.5 फीट का एक स्केल लेके आया। गुलरुखी शीर्षक से ये कविताएं लिखता था, यानी हर बच्चे जो कवि होते हैं, कवि अलग ही नाम से रचनाएं लिखते हैं। मोहम्मद शाह जफर, जफर नाम से वो रचनाएं कविताएं लिखता था। तो आप लोग देखोगे कवि लोग अपना नाम अलग ले लेते हैं शीर्षक में। देवेंद्र नाथ अश्क ले लेते हैं, उपेंद्र नाथ अश्क ले लेते हैं, देखिए ऐसे नाम, राम वृक्ष बैनीपुरी ले लेते हैं। तो कुछ ना कुछ एक टाइटल ले लेते हैं। इसी तरह से क्या बोलेंगे, गुलरुखी शीर्षक से ये कविताएं लिखता था, यानी किस टाइटल से था मित्र आपका, गुलरुखी टाइटल से। एक बार लिखेंगे और बता दिया करो मुझे, जैसे लिख लिया करें। और किसी बच्चे का अगर छुटता है थोड़ा बहुत तो स्क्रीन को पॉज कर लिया करो, है ना, स्क्रीन पॉज करके नोट्स बना लिया करो, आगे बढ़ते रहे। बहुत बढ़िया। हाँ, एक बच्चे ने दवाई बता दी, एक न्यूमोलिड, एक सिट्रेजिन खा लो, आंखों में जलन कम हो जाए। अब मैं पहले मेडिकल स्टोर जाऊं, हैं, या किसी से मंगा लूं, है ये खा लूं। बेटा मैं गोली नहीं खाता, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, दवाई और मैं दवाइयों के बारे में एक अध्ययन मैंने किया। मैंने सोचा कि जब बीमारी कोई नहीं होती और हम, एक नई बीमारी आ जाती है, कभी भी एक नई बीमारी आती है, हम हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर कुछ ना कुछ दे देते हैं। ये कैसे आ जाती है दवाई मार्केट में पहले ही। मेडिकल इंडस्ट्री में एक काम और चलता है बच्चे, जैसे आज आपने एक दवाई खाई, उसी दवाई में भविष्य की बीमारी का भी सॉल्यूशन है, एक घोल है कि भविष्य में वो एक नई बीमारी को जन्म देगा। अक्सर आपने देखा होगा जो लोग एक बार दवाई खाने लग जाएं बहुत अधिक, वो फिर ठीक होने का ही नाम नहीं लेते। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, ऐसा होता है ना कि साउंड प्रूफिंग के लिए जो दीवारें लगती हैं, ये चिपकाई जाती हैं, एक सॉल्यूशन, एक सलोचन आता है, उसकी वजह से आंखों में बहुत जलन होती है। ठीक है, आगे आएंगे। बहुत बीमार हो गए तो ऐसी भी जिद नहीं है कि जी मान के चलो जिद उसकी तरह हो जाए, बख्तियार खिलजी की तरह बोलो दवाई नहीं खाऊंगा। तो खानी भी पड़ेगी भाई साहब। अभी तक तो ज़रूरत नहीं पड़ी है ऐसी, एक बार पड़ी थी तो उसमें भी मैंने कोशिश की। आपका एक हमारा छात्र ही था, और आज मैं शायद पहली बार नाम ले रहा हूँ उसका, बच्चे का मुझे ध्यान आ रहा है, ठीक है, अमित नाम था। और उस बच्चे ने जो है विधि बताई बड़ी अच्छी। उसने कहा, मैंने क्लास में बताया कि जब मेरी क्लास ज़्यादा होती थी, लगभग 6-7 क्लास होती थी, तो मेरी T3 T4 सेल में यहाँ दिक्कत आने लगी, मतलब आवाज़ निकलनी मेरी बंद हो गई लगभग। और मैं बोलूँ तो बहुत दर्द हो, हद से ज़्यादा, नींद भी नहीं आ पाए, इतना दर्द हो। तो मैंने ऐसे क्लास में बताया था, मैंने कहा भाई मैं 2-3 दिन क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो मेरी गर्दन बहुत ख़राब हो। तो उस बच्चे ने मैसेज आया था मेरे पास एक व्हाट्सएप पर, उसने कहीं से नंबर लिया होगा। तो उसने बताया जी गुरुजी ऐसे ऐसे ये एक दिक्कत हमारे यहाँ भी थी। तो मैंने, क्योंकि दवाई का जिक्र भी वहाँ पे किया था, दवाई पवाई पता नहीं कैसा होगा, तो उसने कपोत आसन मुझे बताया, तब से मैं उसे रेगुलर करता हूँ। और उसने ऐसा नहीं बोला, उसने वो चल बोला जी ये करोगे और 10 दिन बाद मुझे रिपोर्ट दोगे, तुम, मैं तुमसे पूछता रहूँगा हर रोज़ कि तुम ये कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तुमको इतना टाइम अपने शेड्यूल से निकालना होगा। मैंने उस बच्चे को प्रॉमिस किया कि मेरे भाई मैं ज़रूर निकालूंगा। ठीक है, अमरोहा से हमारा मित्र था,
तो उसने मदद की हमारी, और सब कुछ मैंने देखा कि बहुत जल्दी, 3-4 दिन नहीं, इवन शायद 2 दिन में एकदम से ठीक हो गया, कोई दवाई ववाई की आवश्यकता नहीं पड़ी, कुछ नहीं पड़ी, एकदम फिट हुआ। ठीक है। आगे यहाँ देखेंगे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी बच्चे, सिकंदर लोदी इसी के समय भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही लिखा गया। क्या लिखा गया? लज्जत ए सिकंदर शाही लिखा गया। इसी के समय वजीर मियाँ भूया ने मोठ की मस्जिद, जिसको दाल मस्जिद हम कहते हैं, दिल्ली में बनवाई थी। किसका वजीर था वो? सिकंदर, सिकंदर लोदी का। क्या नाम था? मियाँ भूया। तो बहुत बार पूछा जाता है मोठ की मस्जिद किसने, क्या बोलेंगे? मोठ की मस्जिद किसने बनवाई थी? ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। मोठ की मस्जिद, और मोठ की मस्जिद कब बनी है? 1505 ईस्वी में बनी है। तो ये दो बातें याद रहेंगी। सिकंदर लोदी ने क्या किया? भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ इसी के समय पर लिखा गया। ठीक है, भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ, भारतीय भारतीय ग्रंथ नहीं, फारसी ग्रंथ है। ठीक है, लज्जत ए सिकंदर शाही कब लिखा गया? 1505 में। मियाँ भुइया ने एक रचना लिखी है, उसका नाम है फरहंग ए सिकंदरी। क्या नाम है? फरहंग। किसका वजीर है? तो पूछे फरहंग ए सिकंदरी किसकी पुस्तक है, तो आप कहेंगे सिकंदर लोदी के वजीर की, सिकंदर लोदी के वजीर की। ठीक है, बहुत बढ़िया। नारायण प्रजापति, बहुत शानदार, बहुत खुशी हुई दोस्त। नारायण प्रजापति ने कहा है, पिछले बैच में आपने बताया, आप दीपो भवा, बिल्कुल, बी योर लाइट योर सेल्फ, अपना प्रकाश खुद बनो जीवन में। और जो अपना प्रकाश खुद बनेंगे, बहुत बढ़िया। भैया एक्सरसाइज क्या थी? अच्छा, ये भी बतानी है तुमको? बोल तो दिया कपोत आसन, सर्च कर लेना आप। अब मूर्खो, तुमको मैं व्यायाम भी करके दिखाऊंगा। नाम तो बता दिया। उसमें कबूतर की तरह बैठ के, कबूतर की स्थिति में गर्दन को ऐसे करना पड़ता है कबूतर की तरह, तो उससे ये अच्छा होता है, आवाज़ भी अच्छी आती है उससे, मधुर आवाज़ आती है, और आपका गला मजबूत होता है। उसके बाद मुझे कभी नहीं हुई, 12 घंटे पढ़ाओ, 8 घंटे पढ़ाओ, 6 घंटे पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं हुई कभी। पढ़ेंगे एक बार। दाढ़ी नहीं रखता था, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा मुसलमान है जो दाढ़ी नहीं रखता था? गले की बीमारी के कारण इसकी मौत। ये लो, गला ही यहाँ आ गया। इसको ऐसे छात्र नहीं मिले जैसे हमको मिल गए। गले की बीमारी के कारण क्या होगा? गले की बीमारी के कारण क्या हो गया? इसकी मौत होगी, नोट कर लेंगे। आगे आगे। इसका मकबरा कहाँ पर है? क्या बोलोगे? गले की बीमारी के कारण इसकी मौत हो गई, और इसका जो मकबरा है वो दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में इसका मकबरा है। और सिकंदर लोदी के जो समकालीन प्रसिद्ध व्यक्ति रहे वो कबीरदास रहे। कबीरदास, ठीक है, कबीरदास की रचना है। कौन कौन सी रचनाएं हैं कबीरदास जी की? इनकी रचना है साखी शबद रमैनी। दरअसल में इन्होंने तो नहीं लिखा था, लेकिन इनके एक शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने उन्होंने इनको लिखा साखी शबद रमैनी, और इन तीनों का एक संग्रह बनाया, और संग्रह का नाम, यानी एक कलेक्शन बनाया, और उस संग्रह का नाम रखा बीजक। क्या बोलोगे? बीजक नाम रखा। तो कभी पूछता है बीजक, साखी शबद रमैनी किसकी रचनाएं हैं, तो मित्र आप कहेंगे कबीरदास की रचनाएं हैं, कबीरदास की। ठीक है। गुरु नानक, गुरु नानक जी हम सब जानती हैं, सिख धर्म हम पढ़ेंगे। और गुरु नानक जी की अगर बात करते हैं, इनकी जो पुस्तक है उसका नाम भी अभी याद रखिए। सिख धर्म के संस्थापक हैं मित्र। इनकी पुस्तक का नाम है जपू जी। क्या बोलोगे? जपू जी। सिकंदर लोदी के ही समय पर थे राणा सांगा। क्या बोलोगे? राणा सांगा थे सिकंदर लोदी के समय पर। सिकंदर लोदी का शासनकाल बोले एक बार। मैंने बोला बहलोल लोदी। बहलोल लोदी आपका 1451 से लेकर के 1489। ठीक है। फिर आपका सिकंदर लोदी कब से? 1489 से लेकर के 1489 से लेकर के 1517। और आपका फिर इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर के 1517 से लेकर के 1526 रहेगा। ठीक है, 1526, यानी इसका 38 वर्षों का शासनकाल था, इसका आपका 28 वर्षों का शासनकाल था, और इसका शासनकाल रहेगा कुल आपका 9 वर्षों का। ठीक है। तो इसके बाद में आता है इब्राहिम लोदी, और यहाँ पर लोदी वंश का एक अंत भी होता है दोस्त। ठीक है, लोदी वंश का एक अंत भी होता है।
इब्राहिम लोदी अंतिम शासक है। अगर मैं बोलूं लोदी वंश का तो अंतिम है ही मित्र, साथ में आपका क्या बोलोगे, ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? तो आप कहेंगे हाँ जी भैया। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन हुआ? दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान क्या बोलोगे? दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन हुआ? क्या बोलेंगे जी भाई साहब? दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान आपका इब्राहिम लोदी हुआ, लिखा हुआ है सॉरी। 1518 में खतौली युद्ध हुआ, राणा सांगा वर्सेस आईएल मतलब इब्राहिम लोदी। बोलते ये युद्ध क्या है, अनिर्णायक रहा। और दरअसल में बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है कि इसमें विजय हुई आपका राणा सांगा की। दरअसल में अगर राणा सांगा की इसमें विजय हुई होती, खतौली ये मेरठ वाला नहीं है, मेरठ मुजफ्फरनगर वालों तुम सुन लो इस बात को, ये जो खतौली है ये आपका कोटा के पास स्थित राजस्थान का खतौली है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर जीत गए होते तो दिल्ली पर कब्जा किया होता, फिर दिल्ली पर भी आ जाते, इब्राहिम लोदी को अगर हराया था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर राणा सांगा जी ने दरिया दिल्ली दिखाई थी और उन्होंने माफ कर दिया था इब्राहिम लोदी को कि ठीक है तुम जाके शासन करो, ठीक है। ये इब्राहिम लोदी। तो कहने का मतलब है राइवलरी है, दुश्मनी है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। ये बात याद रख लेनी है। राणा सांगा किस वंश से हैं मुझे बताएंगे क्या दोस्त आप एक बार? राणा सांगा जो है ये कहाँ के शासक थे? तो आपको हमेशा याद रख लेना है कि राणा सांगा मेवाड़ के शासक हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? राणा सांगा कहाँ के? मेवाड़ के शासक हैं, ये बात लिख लेना। मेवाड़ में बच्चे एक गुहिल वंश था, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ उसकी। मेवाड़ में एक गुहिल वंश है, ठीक है। गुहिल वंश हुआ आपका कहाँ पर? मेवाड़ में, जिसको हम सिसोदिया वंश के नाम से जानते हैं। और भारत के बच्चे गर्व का प्रतीक रहा है सिसोदिया वंश, ठीक है। राजपूताना का एक वंश रहा है, भारतीय शान की प्रतीक रहा है ये सिसोदिया वंश। कहाँ बोलोगे? सिसोदिया, मेवाड़ यानी कि राजस्थान में है, राजस्थान में। और इनके जो संस्थापक थे, पहले शासक थे इसमें गुहादित्य। कौन? गुहिल वंश की स्थापना गुहादित्य के द्वारा की गई, गुहिल वंश। और इसी के 36वें शासक थे राणा रतन सिंह। याद है ना राणा रतन सिंह, जो मैंने बताया था, राणा रतन सिंह रानी पद्मिनी जी के बारे में, जो अभियान किया था आपका, किसने अभियान किया था मित्र आपका? किसने अभियान किया था? आप लोगों को याद हो तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर अभियान किया था। तो राणा रतन सिंह जस्ट नाउ तभी एक वर्ष पहले ही शासक बने थे। ये भी क्या बोलेंगे, एक महान शासक रहे यहाँ का। 36वें के बाद में 42वें शासक रहे, 42वें शासक रहे महाराणा कुंभा। क्या बोलोगे? महाराणा कुंभा। क्या बोलोगे? महाराणा कुंभा थे। और महाराणा कुंभा जिन्होंने कुंभलगढ़ का किला बनवाया, क्या बोलोगे? 1433 से 68 तक शासक रहे। महाराणा कुंभा से एक बात याद रख लेना, कुंभलगढ़ का किला इतना विशाल है बच्चे, इतना ताकतवर किला है कि चीन की दीवार के बाद में दूसरे नंबर का किला आता है महाराणा कुंभा जी के द्वारा बनाया राजस्थान का कुंभलगढ़ का किला। क्या? कुंभलगढ़ का किला, ठीक है। 42वें शासक के बाद में जो 45वें शासक थे वो महाराणा सांगा थे। क्या बोलोगे? महाराणा सांगा थे, महाराणा सांगा। तो महाराणा सांगा किसके? लोदी वंश के समकालीन है, यानी ये 1509 से लेकर के 1527 तक शासन में थे। आप कहेंगे भैया 1509 में तो कौन है? सिकंदर लोदी था। 1517 में इब्राहिम लोदी है। इसी के जो 48वें शासक हैं, 48वें शासक थे उदय सिंह जी। कौन थे? महाराणा सांगा जी के बाद में एक 48वें शासक हुए इसी वंश के मेवाड़ में 1537 से 72, राणा उदय सिंह जी। और बच्चे इसी के 49वें शासक रहे आपका, क्या बोलोगे? महाराणा प्रताप जी। क्या बोलोगे? महाराणा प्रताप जी रहे। और महाराणा प्रताप जी का जो शासन रहेगा वो मैं अकबर के समय आपको बताऊंगा 1572 से 97 रहा, ठीक है। महाराणा जी को हम पढ़ेंगे तो बच्चे गर्व की अनुभूति होगी, और महाराणा जी के बारे में शायद हम कल ही जानेंगे, ठीक है, कल पढ़ पाएंगे। तो दिक्कत, तो ये सिसोदिया राजपूत एक वंश है बच्चे। पानीपत का युद्ध हुआ, और ऐसे नहीं है कि राणा सांगा आप समझे कि एक खतौली का युद्ध हुआ निर्णायक हुआ। राणा सांगा के बच्चे ये युद्ध जो है बहुत प्रमुख युद्ध है, यहीं पर इनका एक पैर कट गया था, इसीलिए उनको बोलते हैं सैनिक का भग्नावशेष।
एक सैनिक का क्या बोलते हैं, विभाजित अंग, एक पैर और एक आंख इनकी इसी युद्ध में गई थी। तो बहुत सारे मत है कि इन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और इब्राहिम लोदी को इन्होंने फिर माफ़ कर दिया। बोले कि तुम जाओ। बोलते हैं कि ये जो मेवाड़ का ये जो घराना है, ये बहुत उदार घराना और लोगों को माफ़ी देने वाला और एक वीर घराना रहा, जिसने वीरों को जन्म दिया। महाराणा प्रताप जी का एक बहुत शानदार किस्सा मैं आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है। क्या बोलेंगे, तय निर्णायक रहा। पानीपत का युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पानीपत और तराइन में ही क्यों युद्ध हुए, क्योंकि दिल्ली के बराबर में यही एक खाली स्थल था। जैसे भी बाहर से कोई विदेशी शासक आए तो दिल्ली का शासक भी क्या सोचता था कि दिल्ली आने दूं, नहीं, वो बैठ के थोड़ी रहेगा उसको कि गोदी में बिठा के खेलेंगे, वो भी इधर से चलता था। तो युद्ध होता था हरियाणा पानीपत में। पानीपत का युद्ध हुआ, इसे दौलत खां लोदी ने आमंत्रित किया था पानीपत के युद्ध के लिए। इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, विजयी कौन हुआ, इसमें बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी हारा, इसीलिए दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है। और ये बच्चे युद्ध भूमि में मारा गया। तो कहते हैं युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला शासक कौन है, वो इब्राहिम लोदी था। और इसी युद्ध से दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई बोलेंगे एक बार, किसकी स्थापना होती है, इसी युद्ध से मेरे दोस्त मेरे मित्र इस देश में मुगल वंश की स्थापना हुई। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमने तो सुना है कि महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी से दुश्मनी रखते थे, तो महाराणा सांगा जी ने बुला लिया उनको। तो ये गलत फैक्टर है। दरअसल में मैं बाबर के बारे में आपको बताऊंगा। बाबर ने अपनी पुस्तक लिखी तुजुक ए बाबरी, उसमें उसने लिख दिया कि मेरे पास प्रस्ताव था कि दिल्ली तक का शासन मैं ले लूं। यानी बाबर खुद को कह रहा है और कहता है दिल्ली से लेकर के आगरा तक का शासन ले लें। कौन, आपका ये राजस्थान वाले क्षेत्र, दिल्ली से आगरा पैरेलल बॉर्डर बनाते हुए एक शासन ले लें आपका। कौन ले लें, तो वो कहता है आपका महाराणा सांगा को। लेकिन बाद में इतिहासकारों ने कहा कि महाराणा सांगा क्यों, इब्राहिम लोदी, क्योंकि वो तो इब्राहिम लोदी के बहुत सारे क्षेत्रों को जीत चुके थे। तो इब्राहिम लोदी को हराने के लिए वो नया दुश्मन क्यों पालते। तो वो एक मिथ है और एक झूठा इतिहास लिखा गया है महाराणा सांगा जी को, क्या बोलेंगे, उनकी इमेज डाउन करने के लिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता था कि वो बच्चे, आपका जो मेवाड़ का घराना, वो जाना ही इस बात के लिए जाता है कि महाराणा जी ने, आप जानते हैं, किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। विदेशी शक्तियाँ तो बच्चे बहुत दूर की बात है। घास खाने को जो उनके रक्त कैसा रहा होगा, उनकी परवरिश ही तो ऐसी रही होगी कि घास की रोटियां खाना पसंद कर लिया। तो आपको लगता है कि उनके वंशज ऐसे रहे होंगे या उनके पहले के लोग ऐसे रहे होंगे पूर्वज, कि वो आपका लोगों के सामने संधि की शर्तों को स्वीकार करें और भारत माता की शर्तें को स्वीकार करें, ठीक है। तो कहने का मतलब है फाइनली इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक है, उसका अंत हो गया, ठीक है, अंत हो गया। और उसके बाद में कौन आता है, मुगल साम्राज्य। एक बच्चा कह रहा सर जी मुगल नहीं पढ़ाइए अभय सिंह। अभय सिंह बच्चे मुगल नहीं पढ़ोगे तो महाराणा प्रताप जी के बारे में नहीं जान पाओगे, और महाराणा प्रताप जी के बारे में पढ़ेंगे तो मुगलों को पढ़ना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ना है, जानना है अंग्रेजों का आगमन, तो मुगलों को जानना पड़ेगा। पता है बहुत बार बच्चों ने मुझसे भी ये कहा था कि जी पैट में बाबा की सरकार है, बाबा योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट में है, तो मुगलों से प्रश्न नहीं आया। पैट में क्वेश्चन आ गए। तो जब तक गवर्नमेंट ये नोटिफाई नहीं कर देगी, एसएससी नहीं पूछेगी, तब तक पढ़ना पड़ेगा। जब एसएससी ये लिख देगी कि नहीं पढ़ना है, तो नहीं ना पढ़ेंगे, ठीक है, समझे बात को। तो भावनाओं में बह के नहीं, देश को जानना है। अत्याचार तो जान लो किसने क्या किया है, एटलीस्ट ये तो पहचानो कि संगठित होकर के रहना होता है, नहीं तो विदेशी ताकतें आकर के देश को फिर बर्बाद करती हैं, लूट मार करती हैं। आगे सर, मुगलों ने क्या भारत को लूटा है? हाँ बिल्कुल लूटा है। आप एक बात बताओ, मैं आपके घर आ जाता हूँ, आपके घर में जितना सोना चांदी पैसा कपड़े वस्त्र जो कुछ है, मैं वो लेके आपके घर में एक कमरे में रहूंगा, आपकी सारी चीज़ें आपसे ले लूंगा, रखूंगा आपके घर में ही, लेकिन आपको नहीं लेने दूंगा। ये लूट नहीं है भाई साहब। बहुत सारे लोगों ने मिथ चलाया है कि यार अंग्रेज तो यहाँ से लूट के ले गए। मुगलों ने यहाँ आकर के देश में लाल किला दिया। लाल किला इनके बाप का है। ये पत्थर पाकिस्तान से लेके आए कि ईरान से, इराक से लेके आए? हमारे देश का पत्थर है, हमारे देश में लगाया इन्होंने, शानो शौकत में इतना पैसा खर्च किया, कहाँ से लेके आए? सब देश का पैसा है जिसको इन्होंने बर्बाद किया।
और देश की तरक्की किसी एक इमारत के बनने से देश की तरक्की नहीं होती मित्र, देश की तरक्की योजनाओं से होती है। तो बिल्कुल लूटा है। आप सोचो, मैं आपका पैसा लेके, हमारे देश का पैसा देश में लेके बैठ गए हैं। लुटवाया नहीं है इन्होंने। मोहम्मद शाह रंगीला, नादिर शाह उस समय 70 करोड़ रुपए लूट के ले जाता है। वो रंगीला की जिम्मेदारी नहीं थी कि दिल्ली में शासन कर रहा है डरपोक आदमी, उसे नहीं बचाई गई दिल्ली। अंग्रेज के, मैंने बताया ना फर्रुखशियर ने क्या काम किया। फर्रुखशियर एक फोड़े के चक्कर में, अपने अपने एक फोड़े के इलाज के चक्कर में 3,000 रुपये में बंगाल, बिहार, उड़ीसा दे देता अंग्रेजों को। किसने किया? इन्होंने लुटवाया देश को। कारण यही थे, इनको रोकना था। ठीक है, चलो जी, कोई दिक्कत। तो कल से हम मुगल साम्राज्य को शुरू करेंगे। आंख में जलन हद से ज़्यादा है, रियली सॉरी, नहीं तो 10-15 मिनट और पढ़ पाते। तो मुगल साम्राज्य को कल शुरू करते हैं और काफ़ी हद तक मुगल साम्राज्य को कोशिश करेंगे कि हम इसको 2 पार्ट में, यानी 2 दिन में पढ़ लें पूरे मुगल साम्राज्य को। 2 नहीं तो 3 दिन में पढ़ ही लेंगे। ठीक है भाई साहब, थैंक यू मित्र। और ऐसे ही पढ़ा करो जैसे आज पढ़े हो ना, अच्छे बच्चों की तरह। 2-4 ही शैतान बच्चे हैं बस, लेकिन बाकी सारे बच्चे चुपचाप सुन रहे हैं। ठीक है, चलो। और जो बच्चों के ये क्वेश्चन रहते हैं ना, ये हम कब पढ़ेंगे इतिहास में, सब चीज़ क्रम से पढ़ लेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा।